हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आज आपको करवाने वाला हूं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 और 6 यानी कि मनी एंड बैंकिंग। तो ये हम एक साथ करेंगे क्योंकि ये दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे से चैप्टर। ठीक है। मनी मतलब क्या? मनी मतलब रुपया, पैसा। तो आइए शुरू करते हैं। I walk the fire with you. तो देखिए, मनी में चार कैटेगरी को डिवाइड किया गया है मनी को। पहला है फिएट मनी, दूसरा फिड्यूसरी मनी, तीसरा फुल बॉडी मनी, चौथा क्रेडिट मनी। देखिए, पहला बात करते हैं फिएट मनी। देखिए, फिएट मनी इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी ही इसको इशू करती है, इसको बनाती है। जैसे कि क्या, नोट्स एंड कॉइन्स। हर कोई, हम और आप थोड़ी बना सकते हैं इसको, गवर्नमेंट ही बनाएगी। फिर आता है फिड्यूसरी मनी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट के बेस पे लिए जाते हैं। जैसे कि चेक्स, ट्रस्ट पे ही तो लेता है वो, ऐसा थोड़ी उसके पैसे तो आप देते नहीं, वो ट्रस्ट पे ही लेता है, उसमें पैसा थोड़ी होता है, उसमें तो बस एक अमाउंट लिखा होता है। ठीक है। अब आता है फुल बॉडी मनी, मतलब मटेरियल वैल्यू प्लस फेस वैल्यू, यानी कि गोल्ड और सिल्वर, जितना उसका फेस वैल्यू है उतना ही, मतलब जितना उसका मटेरियल वैल्यू है उतना ही उसका फेस वैल्यू है। नहीं समझे? अब देखो, मान लो गोल्ड है नॉर्मल स्टेट में, जैसे अभी उसको निकाला है, फिर उसको रिफाइन वगैरह करके उसको सोने का बिस्किट बनाया गया। ओके, सोने का बिस्किट जो इतना सा होता नहीं है वो बनाया गया, मान लो 10 ग्राम का। ठीक। अब मान लो 10 ग्राम का जो उसका कीमत कितना है, मान लो 2 लाख रुपए, मान लो 2 लाख रुपए है 10 ग्राम का। मतलब इतना होगा तो नहीं, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा। मतलब मान लो 2 लाख है। ठीक है। अब देखो उसका फेस वैल्यू क्या है, 2 लाख। अब आप चाहे सोने को किसी और बिस्किट के जगह कुछ और बना दो, रहेगा तो उतना ही। एक्चुअल कीमत सोने की है ना या बिस्किट की है, ये बताओ। वो तो सोने को, बिस्किट को पिघला के वैसा बनाया गया ना, सोने को वैसा में। ठीक है। अब देखिए क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी यानी कि बनाने में आपको 1,000 रुपये लगे, मतलब 1,000 रुपये आपको बनाने में 50 लागत, यानी कि 1,000 रुपये का आप मान लो, 1,000 छोड़ो वो तो बंद हो गया यार, 2,000 का आपने नोट बनाया और आपको कितना पैसा लगा, 50 रुपये। समझे? इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। 2,000 का आपने नोट बनाया और 2,000 के नोट को बनाने में आपको कितने पैसे लगे, 50 रुपये बस खर्च हुए उसको बनाने में। ठीक है। अब देखिए, जितने सारे भी क्वाइंस होते हैं, जितने सारे भी आप सिक्के देखते हैं, 5, 10, 15, 20 और 1 रुपये का क्वाइन। ठीक है। 1 रुपये का क्वाइन, 1 रुपये का जो क्वाइन है और सारे क्वाइन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जो कि अभी कौन है प्रेजेंट में, जल्दी बताओ, निर्मला सीतारमण। अब देखिए, 1 रुपये को छोड़ के और सारे क्वाइन को छोड़ के, 1 रुपये को छोड़ के और सारे क्वाइंस को छोड़ के, सारे सिक्के को छोड़ के, जो सारा जो नोट्स है वो इशू करती है आरबीआई। आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ मनी। मतलब मनी के फंक्शंस क्या है, किस किस चीज़ में ये काम करता है, फंक्शन क्या काम करता है जो ऐसा मनी को हम लाएं। तो आपको जैसे पता है, पहले बार्टर सिस्टम था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। ठीक है। वो भी आपके पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा मैं बुक के हिसाब से चलूँगा, बुक से बाहर कुछ नहीं एक्स्ट्रा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होगा तो टेंशन मत लेना। ठीक है। तो देखिए, फंक्शन ऑफ मनी में आता है पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करने में काम आता है, मनी दिया, कुछ भी सामान ले लिया, छोले भटूरे खा लिए, छोले भटूरे खाए जा रहे हैं आजकल, कुछ भी खा लिए। ठीक है। कुछ भी ले लिया सामान मनी से। अब कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि कमोडिटी टू कमोडिटी ही लेना है, मतलब चीज़ के बदले चीज़। अब तो पैसा दिया कुछ भी ले लो, फरारी, मर्सिडीज, वैगनार, कुछ भी। थर्ड, सॉरी, देखिए आता है सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू। एक हम इसके वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अब थिंग्स के बदले थिंग्स को मेजर नहीं कर पाते थे। मान लो 10 किलो किसी को चावल की ज़रूरत है तो वो 1 किलो गेहूँ देता था, तो उसको लेना पड़ता था भाई। अगर उसको चाहिए होता था गेहूँ और उसको चाहिए होता था चावल, तो दोनों आप एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते थे। अब ये कोई बात हुई, 10 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूँ, तो बहुत कम है। इसीलिए जब फंक्शन ऑफ मनी की बात करते हैं, जब मनी आया तो ये जो काम है वो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है। इसके वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे 50 रुपये का नोट है तो क्या बोलेंगे, 50 रुपये। 1,000 का है, 1,000 का, 2,000 का तो 2,000। थर्ड आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी कैन स्टोर। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन जब बार्टर सिस्टम में क्या था, आप उसको स्टोर करके चीज़ों को नहीं रख सकते थे। बार्टर सिस्टम मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब एक चीज़ के बदले जब दूसरा चीज़ लेते हैं। जब मनी नहीं था, इसके बाद ही मनी आया, तो स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि मनी को आप बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। फोर्थ आता है डिफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट। अब देखिए होता क्या था कि ना, जैसे मतलब मान लीजिए अब थिंग्स टू थिंग्स एक्सचेंज किया हमने, तो अब मैं चाहता हूँ कि उसको लंबे टाइम के लिए, जैसे सब्जियाँ लेते थे, तो उस बार्टर सिस्टम में, मतलब आपने गेहूँ दिया, मुझे सब्जी चाहिए
ठीक है। मेरे पास सब्जी है, आपके पास गेहूं है, तो मुझे गेहूं चाहिए तो मैंने रख लिया, आपको सब्जी है तो आपने रख लिया। तो जो बंदे ने सब्जी को रख लिया, अब वो चाहता है कि मैं फ्यूचर के लिए भी उसको स्टोर करके रखूँ, ऐसा हो सकता है? वो तो पेरिसेबल गुड्स है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसीलिए मनी ने क्या किया, डेफर्ड पेमेंट क्रिएट कर दिया। नहीं, फ्यूचर में आप पेमेंट कर सकते हैं। जब स्टोर ऑफ वैल्यू है, जब आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो फ्यूचर में तो आराम से ही पेमेंट कर देंगे आप। अब देखिए, बात करते हैं बैंकिंग का। मतलब अभी आपका मनी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने बोला ना आपको सब करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब को नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रंगवाज क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन फॉर ऑल बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर की नोटिफिकेशंस आप तक आती रही, जैसे कि मनी ने फ्यूचर पेमेंट क्रिएट कर दिया वैसे ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमर्शियल बैंक बोलते किसको और होता क्या है। तो देखिए, पहले बता दूं कॉमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म ओनली टू फंक्शन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पैसे वैसे का काम करता है ये। इसके बस दो ही काम है, क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि पैसे को लेना, और प्रोवाइडिंग लोन्स, और लोन को देना, मतलब लोन देना और पैसे एक्सेप्ट करना। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कॉमर्शियल बैंक होता क्या है। ये जो आप जानते हैं ना, SBI, RBI को छोड़ के, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICI बैंक, ये सब जितने भी सारे बैंक हैं ना, ये सब कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, समझे? ये इनका दो ही काम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स। अब देखिए, बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक को बोलते हैं हम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हर अपने कंट्री का एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, देखिए, इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट मनी सप्लाई, प्रिंट नोट्स, इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बोल लीजिए आप, सभी बैंकों का ये पापा होता है, बाप। ये क्या करता है? मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, मतलब मार्केट में ज़्यादा मनी का फ्लो ना हो जाए और कम भी ना हो, एक मीडियम लेवल तक रहे। नोट को प्रिंट करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करता है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। ठीक है, देखिए, इंडिया में क्या है, सेंट्रल बैंक को हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। अब देखिए, किसी भी बैंक को निकलने से पहले उसका एक एक्ट निकलता है, उसके बाद से बैंक बनाया जाता है। देखिए, तो RBI जो एक्ट निकला था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, वो 1934 में निकला था, 1934 में, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, या इसकी संस्थापना हुई थी जो 1 अप्रैल 1935 को। ओके, इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, जो गवर्नमेंट के अंडर ये आया था, राष्ट्रीयकरण हुआ था RBI का, वह हुआ था 1949 में अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसका फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर क्या होता है RBI का? 1 जून से 30 जुलाई, इसका ही सबसे अलग होता है। बाकी सबका हमारा क्या होता है, बताओ? 1 अप्रैल टू 31 मार्च सभी का। लेकिन RBI का ही फाइनेंशियल ईयर जो है 1 साल का, वो होता है 1 जून से 30 जुलाई तक। ठीक है, देखिए, किस चीज़ के रिकमेंडेशन पे ये आया था? RBI रिकमेंड किसने किया था, सुझाव किसने दिया था? तो हिल्टन यंग कमेटी ने दिया था सुझाव। ठीक है, जैसे आपको मैंने पढ़ाया है ना सेकेंड चैप्टर में इंडियन डेवलपमेंट इको के, मतलब उसमें क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो था उसका किस रिकमेंडेशन पे आया था, कौन सी कमेटी के? तो कार्व कमेटी पे। वैसे ही ये RBI आया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमेटी। अब देखिए, फंक्शन ऑफ RBI क्या है? इशू ऑफ नोट्स, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ RBI का काम क्या है। पहला, इशू ऑफ नोट्स को इशू करता है। अब देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसमें भी आता है नोट्स में। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है कि इसके पास, मतलब आपको अगर नोट छपवाने हैं, गवर्नमेंट को अगर नोट छपवाने हैं नए, तो उनको 200 करोड़ रखवाना पड़ता है RBI के पास। और 200 करोड़ में भी क्या, 200 करोड़ में भी आपको 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ अदर करेंसी, नोट, सिक्का, कुछ भी। लेकिन 115 करोड़ गोल्ड रखवाना पड़ता है और 85 करोड़ अदर करेंसी। टोटल को मिला के 200 करोड़ रखवाना पड़ता है गवर्नमेंट को RBI के पास, अगर नई नोट छपवाने हैं तो। अब देखिए, सेकंड, बैंकर्स बैंक, ऑल बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो ये बैंकर होता है, कमर्शियल बैंक अपने सारे पैसे इसी में रखते हैं, कुछ पैसे, वो सब आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, सभी कमर्शियल बैंक का ये पापा होता है, मैंने बोला ना, बैंकर्स ऑफ बैंक। अब थर्ड आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व, जितना भी बाहर का पैसा होता है, विदेशी मुद्रा, जितने भी डॉलर, यूरो या युआन जितनी भी हो गए, सब इसी के पास रहता है। कमर्शियल बैंक के पास आपने कभी भी नहीं देखा होगा, RBI के पास ही रहता है सारा चीज़। अब देखिए, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सरकार, उसका जो होता है बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, समझ गए?
अब देखिए बात करते हैं 5, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का कोई कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, ठीक है। 6 है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। हाँ, एक बार इसको जान लीजिए। देखिए मान लीजिए 2 बैंक है, एक है HDFC, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोनों का जो ट्रांजेक्शन दोनों में होता है ना, करोड़ों करोड़ों का, मान लीजिए, वो तो सब, अब देखिए सब सारा RBI के पास रहता है हिसाब कि कौन क्या किसको कितना दे रहा है। तो अगर दोनों बैंकों के बीच में मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया या किसी ट्रांजेक्शन को लेकर, तो जो उसको विवाद को मतलब झगड़े को सुलझाने का काम करता है वो करता है RBI, और इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब देखिए प्रश्न मतलब सॉरी 7th पॉइंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अगर कॉमर्शियल बैंक का दिवाला निकलने वाला है या मान लीजिए कोई भी बैंक उसको लोन नहीं दे रहा है, कोई क्राइसिस आ गया, तो लास्ट ऑप्शन उसके पास यही बचता है कि वो जाएगा किसके पास, RBI के पास, और RBI ही उसको पैसा देगा, समझे, इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करती है, RBI पैसा देती है कमर्शियल बैंक को और कमर्शियल बैंक पैसा देता है पब्लिक को, समझे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।